स्ट्रैटिफिकेशन में हमने क्या डिस्कस करा, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के हमने कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करे, फॉर्म डिस्कस करे और फंक्शंस वगैरह डिस्कस कर लिए, ठीक है। अब हम जो अगला टॉपिक है हमारा दैट इज़ कास्ट सिस्टम। ये दो लंबे लंबे टॉपिक हैं, उसके बाद जितने भी टॉपिक आएंगे दे आर वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है, फिर तो जल्दी हो जाएगा। अगर हम कास्ट सिस्टम की बात करें, ऑब्वियसली हम इंडियन कास्ट सिस्टम की ही बात करेंगे। सबसे पहली बात तो जो कास्ट है दैट इज़ एन इंग्लिश वर्ड, CAST, ये एक इंग्लिश का वर्ड है और ये डिराइव किया गया हुआ है एक पोर्टुगीज़ वर्ड से, पोर्टुगीज़ वर्ड कास्टा से। कास्टा का मतलब होता था ब्रीड, ब्रीड मतलब जब रेस ब्रीड, इट ब्रीड इज सिंपली डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल आप बोल सकते हो, डिफरेंट जाति के बोल सकते हो आप, दैट इज़ ब्रीड, ठीक है। रेस इज़ ऑल्सो जब आप दो डिफरेंट लोगों को डिवाइड कर पा रहे हो, है ना, जैसे कि वाइट पॉपुलेशन, वाइट मैन और एक डार्क मैन, तो वो रेस है कि जब आप किसी को डिवाइड कर पा रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ सम फैक्टर्स, सो दैट इज़ रेस। कास्टा जो कास्ट है वो पोर्टुगीज़ वर्ड कास्टा से आया हुआ है जिसका सिंपल मतलब है ब्रीड, काइंड या रेस, ठीक है। इंडिया में हम इसे जाति शब्द से बताते हैं, ठीक है, जाति हिंदी में बोलते हैं हम इसको, और इसका मतलब होता है बर्थ, कि हम बाय बर्थ कहाँ पे पैदा हुए हैं, दैट इज़ कास्ट। जस्ट अ मिनट। तो कास्ट को जब हम स्ट्रैटिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं जब हम डिफरेंट कास्ट का बात कर रहे हैं तो तो यहाँ पर ना, अच्छा एक और चीज़ मुझे बतानी थी कि हमारे पास कुछ जो हमने स्ट्रैटिफिकेशन की फॉर्म्स पढ़ी ना, जैसे कि कास्ट, क्लास, कुछ हमारे पास एस्क्रिप्टिव फॉर्म होती है और कुछ हमारे पास अचीव्ड फॉर्म होती है। जैसे कि मैं समझाती हूँ, कास्ट जो है ये एस्क्रिप्टिव फॉर्म है। एस्क्रिप्टिव का मतलब वो होता है एक ऐसा फैक्टर स्ट्रैटिफिकेशन का जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। मतलब अगर कास्ट आपके साथ आई है तो बचपन से आपकी कास्ट वही रहेगी जो है, यू कैन नॉट चेंज इट। लेकिन अगर किसी को हम डिवाइड कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एजुकेशन, तो वो एक अचीव्ड फॉर्म है। बचपन से आप इतने एजुकेट होके नहीं आए होते हो। अगर एक डॉक्टर बन रहा है और एक IAS ऑफिसर बन रहा है तो दोनों का एजुकेशन डिफरेंट है, जो उन्होंने अपने हार्डवर्क से अचीव किया है, तो दैट इज़ अचीव्ड फैक्टर ऑफ सर्टिफिकेशन। कास्ट बाय बर्थ जो है वही रहती है, ठीक है। कास्ट एक एस्क्रिप्टिव फॉर्म है, इट्स नॉट एन अचीव्ड फॉर्म। अब कास्ट जो है ना, यहाँ पे एक हम बुक में लाइन लिखी हुई है, कास्ट एक सिस्टम है क्लासिफिकेशन का जिसके बेसिस पे हम ऑर्गेनिज्म को कल्चरली भी डिवाइड करते हैं और हम स्ट्रक्चरली भी डिवाइड करते हैं। अब इसका क्या मतलब है, लाइन समझ में आई? ये लाइन क्या लिखी है कि कास्ट एक ऐसा सिस्टम है स्ट्रैटिफिकेशन का जिसको दो तरीके से समझा जाता है कि कास्ट से डिवीजन के बेसिस पे कल्चरल वाइज भी चेंजेस आते हैं और स्ट्रक्चरल वाइज भी चेंजेस आते हैं। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, हर एक पर्सन की अपनी कास्ट है। फॉर एग्जांपल आप एक क्लास में भी रहते हो, आप देखते हो उस क्लास में हर एक की अपनी कास्ट है, ठीक है। किसी की कोई कास्ट है, किसी की कोई है। फॉर एग्जांपल कोई शर्मा है तो कोई गुप्ता है, तो कोई डिफरेंट डिफरेंट कास्ट के लोग होते हैं, ठीक है। तो ये जो कास्ट है, अब हर एक कास्ट का अपना कल्चर भी होता है, अपने आइडियाज़ है, अपने वैल्यूज़ हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कास्ट के बेसिस पे हिंदूज़ में ब्राह्मण्स बने थे और वैश्यास बने थे। ब्राह्मण्स जो है उनका कल्चर डिफरेंट है, वैश्यास का कल्चर डिफरेंट होगा। दिस इज़ हाउ कास्ट की वजह से कल्चरल चेंजेस भी हुए, कल्चर वाइज सब अलग हुए। तो कल्चरल फिनोमिना मतलब जिसमें सबके अपने बिलीफ, अपने वैल्यूज़ होंगे। यहाँ पे मैंने ये येलो पेन से लिखा भी हुआ है, ठीक है। और स्ट्रक्चरल फिनोमिना मतलब कि जब हम कास्ट को एज अ स्ट्रक्चरल देखते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, हर एक पर्सन के साथ उसके सिस्टम ऑफ स्टेटस आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। लाइक हिंदुज़म में पहले टाइम पे जो आपकी बुक में दिया मैं वही ले रही हूँ, ब्राह्मण्स, शूद्रास, ये सब चीज़ों में डिवाइड करते थे। तो ब्राह्मण्स का स्ट्रक्चर हमारी सोसाइटी में हाई हो गया उसकी वजह से, और शूद्रास का स्ट्रक्चर हमारी सोसाइटी में कम हो गया।
सो दैट्स कास्ट। तो हमने क्या बोला, कास्ट पोर्चुगीज वर्ड कास्टा से आया हुआ है। कास्ट की अगर हम बात करें स्ट्रक्चरल बेसिस पे भी इसको डिवाइड किया जाता है, कल्चरल फॉर्म में भी देखा जाएगा। अगर हम कास्ट को कल्चर के साथ एसोशिएट करें तो उसके साथ उसके रेस, उसकी अपनी वैल्यूज़ आ जाती हैं। अगर हम कास्ट को स्ट्रक्चर के बेसिस पे एसोशिएट करें तो उसके साथ उसके अपने सोसाइटी के सिस्टम आ जाते हैं, ठीक है, अपनी हायरार्की आ जाती है। अब कास्ट की डेफिनेशंस की बात करते हैं तो कास्ट एक स्ट्रैटिफिकेशन का एक ऐसा फैक्टर है जो हेरिडिटरी है, मतलब इसको बाय बर्थ लिया गया है। एंडोगैमस है। एंडोगैमस का क्या मतलब है कि ये यू नो एंडोगैमस इज सिंपली कि वो अपनी ही उसमें रहेगा, अपने ही सोसाइटी में रहेगा। ये हम आगे और डिटेल में समझेंगे, ठीक है। सो कास्ट एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जो मेंबर्स, ये वाले पॉइंट को समझे, शायद आपको एंडोगैमस और क्लियर हो जाएगा। जस्ट अ मिनट। सो कास्ट एक तरीका है जिससे जो मेंबर्स होते हैं, मतलब ये हेरिडिटरी है। और कास्ट के अंदर एक और सिस्टम आ जाता है कि मान लो अगर एक है ब्राह्मण्स का, तो एक ब्राह्मण इंसान को दूसरे ही ब्राह्मण इंसान से शादी करनी है। वो पहले टाइम पे ऐसा होता था ऑल्दो कि अगर एक ब्राह्मण है वो किसी दूसरी कास्ट के पर्सन के साथ शादी नहीं कर सकता, मतलब इंटरकास्ट मैरिजेस अलाउड नहीं थी पहले। अगर कोई इंटरकास्ट मैरिजेस करता था तो उसे सज़ा दी जाती थी। तो ये कास्टिज्म से हुआ। तो कास्टिज्म की वजह से एंडोगैमस का कॉन्सेप्ट आया। एंडोगैमस मतलब सेम ही कास्ट के लोग शादी करेंगे, दैट इज़ एंडोगैमस। सो कास्ट एक ऐसा सिस्टम था स्ट्रैटिफिकेशन का विच इज़ हेरिडिटरी, मतलब बाय बर्थ मिला है। एंडोगैमस है मतलब इसके अंदर लोग एक ही कास्ट के अंदर फंस कर रह जाते हैं, दे कैन नॉट चेंज इट। और पहले ज़माने में तो ये होता था कि जिसकी जो कास्ट उस हिसाब से उसको ऑक्यूपेशन फिक्स करके दे दिया जाता था। सो दिस इज़ कास्ट। तो कास्ट इज़ लाइक अ फैक्टर ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन जिसके बेसिस पे which is hereditary and it is endogamous, and in ancient times with your caste occupation was also associated. अब इंडिया में जो कास्टिज्म आया उसके कुछ थ्योरीज देखते हैं। तो एज सच कोई थ्योरी नहीं आई कि ये थ्योरी थी जिसकी वजह से कास्टिज्म आया, कुछ फैक्टर्स थे जिसने कास्टिज्म को लाया। जो पहला फैक्टर था, पहले तो रिलीजियस थ्योरी थी। रिलीजियस थ्योरी क्या थी उसको समझने की कोशिश करते हैं, मैं समझा दूंगी, फिर ये पूरा यहाँ पे गाथा लिखी हुई है। बेसिकली जो हिंदूज़ हैं ना उनमें एक गॉड होते हैं लॉर्ड ब्रह्मा। तो ब्रह्मा भगवान जिनको हम यूनिवर्स का क्रिएटर भी बोलते हैं इन हिंदुइज़्म, उसमें क्या किया गया, जो ब्रह्मा की बॉडी है ना, उस ब्रह्मा वॉज अ गॉड, तो उन्हें रिलीजन के साथ एसोशिएट करा। रिलीजन इज हिंदू रिलीजन की बात कर रही हूँ मैं, आपकी बुक में वही एग्जाम्पल दी हुई है। अब जो ब्रह्मा गॉड है ना उनकी बॉडी को लिया गया, और ये चीज़ जो है ऋग्वेदा में दी गई है, ये हमारी बुक कहती है, ठीक है। अब ब्रह्मा गॉड की बॉडी को जब देखा गया, ब्रह्मा गॉड का माउथ का पार्ट देखा गया, उनकी आर्म्स का पार्ट देखा गया, उनकी थाई पार्ट देखी गई, और उनके फूट का पाँव पार्ट देखा गया। अब उन्होंने बोला ब्रह्मा पार्ट का जो लॉर्ड ब्रह्मा का जो मुंह है ना, उनसे पैदा हुए ब्राह्मण्स। ये बहुत ही अजीब सी थ्योरी है बट ऐसा बोला गया कि लॉर्ड, अरे यार सारा मिट गया, कोई बात नहीं, बॉडी ऑफ ब्रह्मा यूज़ करेगी, और ये ऋग्वेदा में बताया गया, ऐसा किया गया। बेसिकली ब्रह्मा की बॉडी का माउथ का पार्ट, आर्म का पार्ट, थाइस का पार्ट मतलब घुटनों वाला पार्ट, और पाँव वाला पार्ट लिया गया। अब माउथ की बॉडी से बोला गया अराइज हुए ब्राह्मण्स। ब्राह्मण्स को हिंदूज़ में सबसे हाई दर्जा दिया जाता था। ब्राह्मण्स जो लोग होते थे ना वो पुजारी बनते थे, प्रीस्ट बनते थे, टीचर्स बनते थे। आर्म्स, अब खुद बताओ, आर्म्स जो होती हैं, हम लाइक माउथ का जो पार्ट है, फेस, स्कल, ये वाला जो पार्ट है, इससे कई सारी चीज़ें हम लर्न करते हैं। तो इसलिए माउथ के पार्ट को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई, ये फर्स्ट नंबर पे आता है, और फर्स्ट नंबर पे माउथ आता है। तो माउथ से राइज होंगे ब्राह्मण्स। ब्राह्मण्स वो लोग होते थे उस टाइम पे जो ऑक्यूपेशन करते थे टीचिंग का, पुजारी होते थे जो भक्ति करते थे भगवान की, ठीक है। लाइक पंडित वगैरह होते हैं ना, लाइक प्रॉफिट्स वगैरह होते हैं ना, वैसे ही ब्राह्मण्स को दर्जा दिया जाता था। आर्म्स को बोला गया कि आर्म से
लड़ाइयाँ की जा सकती हैं वॉर्स में। आप आर्म्स की मदद से ही तो लड़ते हो ना। आप इमेजिन करो एक बॉडी है, बॉडी का माउथ वाला पार्ट है, बॉडी का जो माउथ वाला पार्ट है उससे आप कई सारी चीज़ें लर्न कर रहे हो, कई सारी चीज़ें बोल रहे हो। सो दैट्स अ गुड पार्ट, ऐसा ऐसा बोला गया। और उससे एराइज हुए ऐसे लोग जो टीच करेंगे, जो पढ़ाएंगे, तो उन लोगों को ब्राह्मण्स कैटेगरी में डाला गया, नंबर 1 कैटेगरी में। आर्म्स को बोला गया कि इनसे तो हम लड़ते हैं, थप्पड़ मारते हैं किसी को, तो आर्म्स आर फॉर फाइटिंग। तो फाइटिंग के लिए एराइज हुए क्षत्रियास। जो क्षत्रियास कास्ट होती थी ना, ये जो राजा होते थे ना, राजा क्षत्रिय कास्ट के अंदर आते थे। राजा भी पुराने टाइम का किसी के आगे झुकता नहीं था, लेकिन कोई पुजारी आ जाए उसके आगे ज़रूर झुकता था, बिकॉज पुजारी ब्राह्मण्स थे और ब्राह्मण्स को सबसे ज़्यादा दर्जा दिया जाता था, इवन मोर देन राजा। ठीक है। फिर आए थाई वाले पार्ट में। यूजुअली माना जाता है उस टाइम पे कि थाईस का जो पार्ट है वो कल्टीवेशन के लिए होता है, बिजनेस के लिए होता है। तो जो उस टाइम पे जो लोग ट्रेडर्स होते थे, बिजनेसमैन होते थे, वो सब वैश्याज होते थे। ठीक है। और फुट को गंदा पार्ट माना गया और बोला गया कि जो फुट है वो उस पर डस्ट लगी होती है। तो फुट इज़ लाइक जो साफ़ सफाई, फुट जो है हमारी पूरी बॉडी पार्ट को हेल्प कर रहा है स्टैंड करने में। तो फुट को एक ऐसा पार्ट माना गया जो हेल्प कर रहा है हमारे माउथ, आर्म्स और थाइस को स्टैंड करने के लिए। तो फुट को स्टैंडिंग ऑर्गन दिया गया। तो इसलिए अब जैसे किसी को ना इतना बड़ा बिजनेस करो, एक टीचर है, एक राजा है, एक ट्रेड पर्सन है, लेकिन सोसाइटी में ऐसा ही नहीं है जो कॉबलर बनेगा, मतलब जो मोची बनेगा, जो हमारे जूतों को ठीक करेगा, तो ये तीनों भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो जो बाकी सारी बच गई ड्यूटीज़ जिसमें सर्वेंट वाला काम होगा, जिसके ज़रिए लोगों को सर्व किया जाएगा, सर्वेंट वाले काम, उनको दिया शूद्रास को। सो दिस वॉज रिलीजियस थ्योरी, जिसमें ब्रह्मा जी की ऐसा कुछ थ्योरी एक्चुअल में है या नहीं हमें तो नहीं पता है, बट बुक में इस तरीके से बताया गया, ये पूरा पेज में यही बताया गया कि लॉर्ड ऋग्वेदा में है, ब्रह्मा की बॉडी ली गई, ब्रह्मा के मुंह वाले हिस्से से हमारे आए ब्राह्मण्स, फिर उनके थाई वाले हिस्से से आए वैश्यास, शूद्रास आए बिल्कुल फुट वाले हिस्से से, और फिर उनके क्षत्रियास आए आम के हिस्से से। ये पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है, एक एक लाइन आप पढ़ सकते हो आप अब। ठीक है। अगली थियरी आई बियोलॉजिकल थियरी। अब बियोलॉजिकल थियरी तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ठीक है। आई थिंक बियोलॉजिकल थियरी भी थोड़ा सा आपको करेगी, तो इसलिए थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए पहले मैं आपको इवोल्यूशनरी थियरी बता देती हूँ। इवोल्यूशनरी थियरी क्या कहती है कि विद टाइम हम क्या पढ़ रहे हैं, इंडियन कास्ट सिस्टम का ओरिजिन पढ़ रहे हैं। आप खुद बताओ आज के टाइम पे ऐसा चीज़ें हैं कि आज के टाइम पे ब्राह्मण, क्षत्रियास, वैश्या, शूद्रास, ये डिफरेंस नहीं है, पर पहले टाइम पे थे। तो आज के टाइम पे मतलब कई ज़्यादा चीज़ें चेंज हुई ना, इवोल्यूशन हुआ, लोगों को एजुकेट किया गया और इन सब चीज़ों को ख़त्म किया। तो इवोल्यूशनरी थ्योरी यही कहती है कि धीरे धीरे ये जो प्रोसेस हमने जिसको भी पढ़ के आए, ये जो रिलीजियस थ्योरी के बेसिस पे, इस प्रोसेस को ख़त्म भी किया गया। देन इज़ योर ऑक्यूपेशनल थ्योरी। ऑक्यूपेशनल थ्योरी क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, जो हायर लेवल ऑफ ऑक्यूपेशन करेगा, ये तो हमें भी पता है ना कि जिसके पास जिसकी जो अच्छा काम करेगा उसके पास अच्छा मनी आएगी, उसको कहीं ना कहीं सोसाइटी में ज़्यादा अच्छा दर्जा दिया जाएगा। तो जब हमें डिसाइड करना था ना कि किसको सोसाइटी में हायर दर्जा मिले, तो हमने सोचा कि वाई नॉट ब्राह्मण्स। हमने नहीं, मैं तो पैदा भी नहीं हुई थी जिन लोगों ने ये रूल्स बनाए। वाई नॉट ब्राह्मण्स शुड बी गिवन हायर दर्जा, क्योंकि ऑलरेडी कास्ट सिज्म हुआ है, ब्राह्मण्स को हायर दर्जा दिया हुआ है। तो इस कास्ट सिस्टम की वजह से एक ऑक्यूपेशनल थ्योरी भी आई कि जिसकी जो कास्ट उसको वैसा काम, ये हिंदूज़ में है, बाकी रिलीजन्स की नहीं है, हम हिंदूज़ की ही पढ़ रहे हैं, बुक में हिंदूज़ का ही गिवन है। ठीक है। सो जिसकी जो कास्ट उस हिसाब से उसको वो दर्जा दिया जाएगा। हायर द लेवल ऑफ ऑक्यूपेशन, हायर उसका स्टेटस होगा। तो ब्राह्मण्स, तभी तो मैंने बोला ना कि ब्राह्मण्स टीचर्स थे, क्षत्रियास वो थे जो राजा वगैरह थे, तो इनके कास्ट के साथ ही इनका ऑक्यूपेशन फिक्स कर दिया गया। और इसके पीछे का लॉजिक क्या था कि जिसकी जैसी ऑक्यूपेशन उसको उसका वैसा स्टेटस। तो हमारे दिमाग में पहले से फिट था कि ब्राह्मण्स का स्टेटस ज़्यादा रखना है क्योंकि वो ब्रह्मा जी के माउथ से आए हैं, सो हमें उनको ज़्यादा स्टेटस, ज़्यादा अथॉरिटी देनी है, उनकी ऑक्यूपेशन ज़्यादा होनी चाहिए। तो उनको ऐसी ऑक्यूपेशन, उनको अच्छे काम दिए गए, लाइक टीचिंग इज़ अ वेरी गुड प्रोफेशन, ना नोबल प्रोफेशन वाले काम उनको दिए गए, समझे। और वहीं शूद्रास हमने बोला फुट से राइज हुए हैं, तो वो ज़्यादा अच्छे काम नहीं डिज़र्व करेंगे, तो उनको गंदे काम दिए गए।
जैसे कि साफ सफाई करनी है, स्वीपिंग का काम, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरी आई हमारे पास पॉलिटिकल थ्योरी। तो बेसिकली कास्ट सिस्टम की वजह से ये ऑक्यूपेशन का कॉन्सेप्ट आया कि इस कास्ट को ये ऑक्यूपेशन करना है। नेक्स्ट इज योर पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी क्या कहती है कि कास्ट सिस्टम जो है वो तो बस ऐसे नाम का था, इसके बेसिस पे पॉलिटिकल पावर्स चाहिए थी। So according to this theory, caste system did not originate on the basis of result or race. बेसिकली रेस वाला मैंने पढ़ाया नहीं, आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। एक पॉइंट पे कास्ट सिस्टम जो है वो रेस के बेसिस पे बनाया गया। रेस के बेसिस पे कैसे कास्ट सिस्टम बनाया गया वो मैं इसके बाद बताऊंगी, पहले पॉलिटिकल थ्योरी का ऊपर कर लेती हूँ। पॉलिटिकल थ्योरी कहती है कि जो कास्ट सिस्टम है ना वो कोई रेस के बेसिस पे डिवाइड नहीं आया, वो रेस के बेसिस पे नहीं आया, बल्कि जिन लोगों को ज़्यादा पावर चाहिए थी उन्हें पता था कि अगर हमारे पास पावर होगी तो हम सोसाइटी में डोमिनेंट होंगे, तो इसीलिए कास्ट सिस्टम आया। अब इससे पहले रेस थ्योरी समझाती हूँ। रेस थ्योरी क्या था? बेसिकली दो तरह के लोग होते थे। एक लोग होते थे विच वो थोड़े से वाइट इन कलर, दे वर गिवन द नेम ऑफ आर्यंस। और कुछ लोग होते थे जो इतने वाइट नहीं होते थे, ब्लैक, दे वर गिवन द नॉन आर्यंस। तो इंडिया के वो लोग, बेसिकली जो रेस का कॉन्सेप्ट है थोड़ा ब्रिटिशर्स लाए, तो वो इंडिया के वो लोग जो इंडो आर्यंस थे, मतलब वो अपने आप को सुपीरियर मानने लगे बिकॉज ऑफ देयर अपीयरेंस। तो जब अपीयरेंस के बेसिस पे हमने लोगों को डिवाइड करा और कास्टिज्म से फिर किया, सो उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दी दी। सो ऐसा भी बोला गया कि जो लोग सुंदर होते थे उनको हायर कास्ट पे रखा गया, तो रेस थ्योरी लाई गई। जस्ट अ मिनट, ये पूरा है ही नहीं आई थिंक। हाँ, जो आर्यंस होते थे वो अपने आप को सुपीरियर मानने लगे क्योंकि उनकी अपीयरेंस अच्छी थी। सो रेस के बेसिस पे, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉडी स्ट्रक्चर, अपीयरेंस, हमने लोगों को डिवाइड कर दिया। जैसे कि आर्यंस अपने आप को सुपीरियर मानते थे, देन द नॉन आर्यंस। और आर्यंस बोलते थे कि उन्होंने वर्न्स भी पढ़े। अब वर्न्स क्या होते हैं? बेसिकली वर्ण जो है वो जेनेटिक चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, जिसको मैं अभी बियोलॉजिकल थ्योरी में समझाऊंगी डिटेल में। वहाँ पे वर्ड्स के बारे में ही पढ़ना है। बट उससे पहले हम थोड़ा रिवाइज करें। इंडियन कास्ट सिस्टम ओरिजिनेट हुआ रिलीजियस थ्योरी से, जिसमें मैंने आपको ब्रह्मा जी की थ्योरी समझाई। फिर इस पे एवोल्यूशन भी लाए गए विद टाइम। फिर कास्ट के साथ ही ऑक्यूपेशन को रख दिया कि ये कास्ट है तो उनकी ये ऑक्यूपेशन होगी। फिर पॉलिटिकल थ्योरी भी आएगी, नहीं भाई कास्ट तो सिर्फ एक नाम का है, हमें ये सब इसलिए भी चाहिए क्योंकि पावर्स ज़्यादा मिलेंगी। फिर रेशियल थ्योरी आई। रेशियल थ्योरी के अकॉर्डिंगली क्या है कि जिसकी अच्छी रेस होगी उसको ज़्यादा पावर मिलनी चाहिए, तो उसकी अच्छी कास्ट होगी। नेक्स्ट इज़ योर बियोलॉजिकल थ्योरी, अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी। बियोलॉजिकल थ्योरी जो थी ना, ये एक नोशन पे बेस्ड थी, लोगों के इनहेरिटेड करेक्टर्स। बियोलॉजिकल इज somewhat regarding to your bio, somewhat regarding your genetics. So it was based on people inherited qualities, जिसमें कि वर्न्स होते थे। तो there were 3 types of वर्न्स। One was सत्व, other one was राजा, another one is तमस। सत्व were those people जिनमें काफ़ी इंटेलिजेंस होती थी, मतलब जिस लोगों ने अपने इनहेरिटेंस में काफ़ी इंटेलिजेंस को इनहेरिट किया है, काफ़ी विजडम को, काफ़ी गुड क्वालिटीज़ को इनहेरिट किया है, तो हम बोलेंगे कि भाई इसके अंदर तो सत्व क्वालिटीज़ हैं। और हमें भी हमारे अंदर एक्चुअली सत्व क्वालिटीज़ को एक्वायर करना है, हमें भी अच्छा रखना है, अच्छा इंटेलिजेंस रखनी है, अच्छी ऑनेस्टी रखनी है ना, तो हमें भी सत्व बनना है। और जिस लोगों ने अपने अंदर राजा क्वालिटी को लाया, राजा की क्वालिटी इज़ लाइक प्राइड, गर्व से चलता है, पैशन। और जिन लोगों ने अपने अंदर डम्बनेस को लाया, कोई क्रिएटिविटी नहीं, कोई कुछ नहीं, तो उनको तमस बोला गया। सो 3 तरीके से हमने कैटेगरीज बनाई गई ऑफ व्हाट कैरेक्टर्स। जिन लोगों के अंदर कुछ कैटेगरी नहीं थी, देवर तमस। जिनके अंदर प्राइड था, देवर राजास। जिनके अंदर इंटेलिजेंस थी, विजडम से, देवर सत्व। अब सत्व वो लोग होते थे जो कि ब्राह्मण्स होते थे। ब्राह्मण्स को बोला कि ब्राह्मण्स तो भाई सत्व को अपने अंदर रख कर आए हैं, तभी वो इंटेलिजेंट है, तभी उनके पास सब कुछ है।
और जो बीच की 2 कैटेगरी थी ऑफ ट्रेडिंग पीपल एंड रूलर्स विच इज क्षत्रियाज एंड वैश्यास, उनको बोला गया कि इनके पास राजा वाली क्वालिटी है। और तमस इज अ क्वालिटी विच शोज लैक ऑफ क्रिएटिविटी, तो वो डाल दी गई शुद्रास पे। और शुद्रास को बोला कि शुद्रास तो भाई बचपन से अपने साथ तमस क्वालिटी लेकर आए हैं। सो ये होते हैं वर्ण। आर्यंस लोग भी वर्णास को जानते थे, तो इन्हीं का थोड़ा बोलते थे कि भाई हम तो सत्व राजास वाले, हम तमस वाले नहीं हैं, तभी हमारा फिजिक इस तरीके से, तभी हमारी अपीयरेंस इस तरीके से है, तो हमें ज़्यादा पावर चाहिए। तो इट वॉज ऑल अबाउट पावर। सो कास्ट सिस्टम बनाया गया। कास्ट सिस्टम इसलिए बनाया गया सो दैट कहीं ना कहीं, क्योंकि कास्ट सिस्टम के बाद इतना गंदा बना दिया, कास्ट बनाने से प्रॉब्लम नहीं थी बट उसको इतना गंदा बना दिया कि उस कास्ट की वजह से पावर्स दे दी गई कि जो ब्रह्मास है देवर द हायर पावर, क्योंकि उन्होंने सत्व को अपने अंदर इनहेरिट किया। सत्व वॉज विजडम, इंटेलिजेंट, ऑनेस्टी, इसको इनहेरिट किया। जस्ट हमने पढ़ा ना वर्ड्स में। तो उनको अल्टीमेटली अच्छी, मतलब इट वॉज ऑल अबाउट पावर, कि उन्हें पावर्स चाहिए। ठीक है। सो दिस वाज ओरिजिन ऑफ कास्ट सिस्टम। तो हमने कास्ट पढ़ा, उसके बारे में ये डिफरेंट चीज़ें पढ़ी। अब इसके करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। सो सबसे पहली बात, तो अगर हम करेक्टरिस्टिक्स की बात करें, ये एक सेगमेंटल डिवीजन है। व्हाट डू यू मीन बाय सेगमेंटल डिवीजन? सेगमेंटल डिवीजन ये है कि आप कास्ट को देखोगे तो कास्ट ने सोसाइटी को छोटे छोटे सेक्शंस में डिवाइड कर दिए। मतलब अगर हम बोले कि ये ब्राह्मण्स हैं, ये राजपूत कास्ट है, या ये शुद्रास हैं, तो ब्राह्मण्स के अपने कल्चर, क्योंकि हमने पढ़ा ना कि कास्ट जो है वो कल्चरल फिनोमिना से भी रिलेट की जाती है। तो सेगमेंटल डिवीजन यही कहता है कि हर एक कास्ट का अपना कल्चर है, अपने रूल्स हैं, अपने रेगुलेशंस हैं। ठीक है। अपने उन्होंने खुद से ही बना दिए ग्रुप, खुद से ही उन्होंने कुछ एथिक्स बना दिए। तो इनफैक्ट हर एक कास्ट में कास्ट काउंसिल भी होता है जो चेक करता है कि क्या हमारी कास्ट में ये चीज़ें इम्प्लीमेंट हो रही है। अब इस कास्ट ने हायरार्किकल ऑर्डर लाया। हायरार्किकल ऑर्डर क्या था? एक को बड़े पे रखा, दूसरे को छोटे पे रखा। उसके अलावा एंडोगैमी और एक्सोगैमी का कॉन्सेप्ट लाया। एंडोगैमी मतलब कि सेम कास्ट वाले शादी करेंगे। अगर किसी ने इंटर कास्ट शादी करी तो दैट इज़ एक्सोगैमी, और ये अलाउड नहीं था। सेम सर्कल में शादी करनी है, सेम गोत्र में शादी करनी है, ठीक है, दैट इज़ एंडोगैमी। लेकिन अगर आप सेम सर्कल में शादी नहीं करते हो, सेम कास्ट में शादी नहीं करते हो, दैट इज़ एक्सोगैमी। और जब कास्ट सिस्टम आया तो एक्सोगैमी पे को मना कर दिया गया कि हमें एक्सोगैमी नहीं चाहिए, हमें डिफरेंट रिलीजन में शादी नहीं चाहिए, हमें अपने ही में चाहिए। अब कास्ट सिस्टम की वजह से ऑक्यूपेशन को फिक्स कर दिया गया। ठीक है। अब हर एक कास्ट का अपना कल्चर होता है। सो कास्ट से ऑक्यूपेशन भी फिक्स हो गया। अब कास्ट सिस्टम ना एक कॉन्सेप्ट लाया प्योरिटी एंड पोल्यूशन का। जब आप आगे पैराग्राफ पढ़ोगे, मैं पैराग्राफ को ही समराइज़ करवा रही हूँ। अब क्या किया गया, ये एक कॉन्सेप्ट लाया गया कि जो ब्राह्मण्स हैं ना, दे आर द प्योरेस्ट पीपल, और जो शूद्रास हैं जो कि लोअर कास्ट वाले हैं, दे आर द पीपल जो सबसे ज़्यादा गंद फैला रहे हैं। सो उन्हें पोल्यूटिंग पिक्चर पीपल कह दिया। और इसकी वजह से अनटचेबिलिटी कॉन्सेप्ट जो हमने बचपन से पढ़ा कि टच नहीं करने दिया जाता था लोगों को, बट BR अम्बेडकर ने डेफिनेटली इस पर रिफॉर्म्स लाए। तो प्योरिटी एंड पोल्यूशन का कॉन्सेप्ट है कि जो हायर कास्ट वाले हैं वो सबसे प्योरेस्ट हैं, लोअर कास्ट वाले सबसे पोल्यूटिंग लोग हैं। अब हर एक कास्ट का अपना कल्चर है, तो इसलिए यूनिक कल्चर और कास्ट पंचायत, जैसे कि मैंने पहले बोला ना कि कास्ट काउंसिल होती है कि कास्ट के रूल्स फॉलो हो रहे हैं तो हर एक कास्ट में उसके हिसाब से उसकी पंचायत बनाई जाती है, और अगर कोई रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उसको सज़ा भी दी जाती है। अब कास्ट से ना एक क्लोज ग्रुप है। क्लोज ग्रुप क्या मतलब? क्लास इट्स लाइक कंजर्वेटिव, कि लाइक एंडोगैमस, तुम्हारा सब कुछ फिक्स्ड है, जो तुम्हारा है तुम्हारा वही उसको करना पड़ेगा, तुम उसे चेंज नहीं कर सकते हो। तो क्लोज ग्रुप का मतलब कि जब आपको सेम सर्कल में रह के सब चीज़ें करने पड़े, जैसे कि शादी। अब कास्ट, हर एक कास्ट का एक स्पेसिफिक नाम होता है, जैसे कि जो ब्राह्मण्स होते हैं उनके साथ हम शर्मा वर्मा लगाते हैं, तो इसका एक स्पेसिफिक नाम है। उसके अलावा कास्ट जो है वो सिविल एंड रिलीजियस डिसेबिलिटीज़ लाती है। इसका क्या मतलब है कि आपको पता है जब पुराने ज़माने में कास्टिज़म किया गया ना, तो शूद्रास को बोला जाता था कि वो टेम्पल्स में नहीं जाएंगे। उनको इनफैक्ट जो शूद्रास लोग थे, मतलब जो लोअर कास्ट के लोग होते हैं ना, उनको अपर कास्ट के लोगों के सामने भी नहीं आने दिया जाता था। उन्हें इतना पोल्यूटिंग माना जाता था और अपर कास्ट वालों को इतना प्योर माना जाता था। तो इसने वो डिसेबिलिटीज़ ला दी। इनफैक्ट उन लोगों का खाना अलग होता था। जो अपर कास्ट वाले लोग होते थे,
लाइक ब्राह्मण्स, उनको पका हुआ खाना दिया जाता था, प्रॉपर मिल्क, घी, और जो लोअर कास्ट वाले लोग होते थे उनको वो भी नहीं मिलता था, उनका खाने के सोर्सेज अलग होते थे। तो लोअर कास्ट और अपर कास्ट का टोटली डिफरेंट होता था। तो दीज वर द करेक्टरिस्टिक्स की एक हाईरार्की होती थी। हाईरार्की कैसे, हाईरार्की को मैं दिखाती हूँ। दिस इज़ हाईरार्किकल टेबल। ये एक हाईरार्किकल टेबल होती थी कि ब्राह्मण्स को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी, क्षत्रियास को उसके बाद, फिर वैश्यास को, और फिर शूद्रास को। शूद्रास में कौन आते थे, सर्वेंट्स माना जाता था। वैश्यास में आपके ट्रेडर्स एंड ऑल, क्षत्रियास में आपके किंग्स एंड ऑल, और ब्राह्मण्स में प्रीस्ट। ब्राह्मण्स को माउथ से माना गया था, ओरिजिनेट हुए हैं, क्षत्रियास को आम से, वैश्यास को थाई से, और शूद्रास को फूड से। ठीक है, सो ये बहुत ही गलत था हमारा कास्ट सिस्टम। ठीक है, अब जो कास्ट सिस्टम है उसको डिसइंटीग्रेट किया गया। हमने खुद बोला कि ये बहुत गलत था, तो इसको डिसइंटीग्रेट कैसे किया गया। सबसे पहली बात तो लोगों को ना एजुकेट किया गया। मॉडर्न एजुकेशन ने इस चीज़ में चेंज लाया। उसके अलावा अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन से भी काफ़ी चेंजेस हुए। अर्बनाइजेशन इज़ जब लोग गाँव से निकलकर सिटीज़ में आकर शिफ्ट होने लगे, और इंडस्ट्रियलाइजेशन इज़ जब हमारी सोसाइटी में, इंडिया में इंडस्ट्रीज़ का कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा आया। तो उसके बाद क्या हुआ, लोग साथ मिलकर काम करना शुरू हो गए। तो अल्टीमेटली ये कॉन्सेप्ट धीरे धीरे निकला। लाइक आज भी आप गाँव में जाओ ना, तो ये कास्ट सिस्टम के बेसिस पे अनटचेबिलिटी का कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन सिटीज़ में नहीं होता। तो अर्बनाइजेशन ने काफ़ी इम्प्रूव कर दिया। उसके अलावा गवर्नमेंट ने कुछ कैटेगरीज बना दी, और इस कैटेगरीज से क्या किया गया, उन्होंने बोला गया कि जो लोअर कास्ट के लोगों ने इतना दर्द सहा है, हम उस दर्द को कम करेंगे। आज भी ये कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि एसटी। जो लोग लोअर कास्ट के थे उनको एससी कैटेगरी में डाल दिया गया, और जो लोग बैकवर्ड ट्राइबल एरिया के थे उन्हें एसटी कैटेगरी में डाल दिया है। आप सब लोग इससे तो होगा, और इसके बेसिस पे रिजर्वेशन कर दी। तो ये गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स करे कि जो भेदभाव हुआ है, अब उस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए, जो पुराने ज़माने में इतना घटिया चीज़ें हुई, अब उस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए आज के ज़माने में घटिया चीज़ें करी जा रही हैं बाय मेकिंग दीज कैटेगरीज एससी एसटीज। बिकॉज हमारे एंसेस्टर्स ने, लाइक ओपन मेरिट जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनके एंसेस्टर्स ने गलत किया, लेकिन सज़ा उनको आज भी मिलती है उसके, बिकॉज ऑब्वियसली कॉम्पिटिशन में ये होता है। So we were discussing the disintegration of caste system in India. So सबसे पहले तो हमने डिस्कस किया मॉडर्न एजुकेशन ने इसको काफ़ी हद तक डिसइंटीग्रेट कर दिया, फिर अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन ने भी काफ़ी हद तक इसको डिसइंटीग्रेट कर दिया। उसके अलावा जैसे कि कैटेगराइजेशन स्कीम हुई, उसने भी इस चीज़ को डिसइंटीग्रेट करा। कैटेगराइजेशन स्कीम जैसे कि एससी और एसटी बने। उसके अलावा हमारे गवर्नमेंट्स ने भी काफ़ी एफर्ट्स लिए, लॉज बनाए हमारे कास्ट सिस्टम को डिसइंटीग्रेट करने के लिए। जैसे कि अब एक एक करके हम उस पर डिस्कस करते रहते हैं। सबसे पहले हमारे पास आया आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 जो आया, उसने बोला कि जो भी हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं किसी भी पर्सन के ऊपर, उस डिस्क्रिमिनेशन को बंद करना है, चाहे वो रिलीजन के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, किसी भी चीज़ के बेसिस पे जो वो है, हमें उसे बंद करना है। तो आर्टिकल 15 के थ्रू भी काफ़ी चेंजेस हुए। उसके बाद आर्टिकल 16 आया, इसने बोला कि हमें हर किसी को इक्वालिटी से ट्रीट करना है। देन आया आर्टिकल 17, जिसमें अनटचेबिलिटी को ख़त्म किया गया। अनटचेबिलिटी इज एबॉलिश्ड इन आर्टिकल 17। तो 15, 16 और 17 काफ़ी रिफॉर्मिंग आर्टिकल्स थे जो हमारे गवर्नमेंट्स ने लाए। 15 में उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म किया, 16 में इक्वालिटी लाई, और 17 में अनटचेबिलिटी को एबॉलिश किया गया। सो अब उसके अलावा क्या एफर्ट्स हुए हमारे कास्ट सिस्टम को करने के लिए। सबसे पहली बात तो सोशल रिफॉर्म्स भी काफ़ी ज़्यादा हुए, जैसे कि BR अम्बेडकर जी साहब सामने आए। पॉलिटिकल मूवमेंट्स काफ़ी हुई, जिसमें कि गांधी साहब आए सामने, एंड उन्होंने भी काफ़ी कुछ किया। और उसके अलावा आजकल के टाइम पे भी आप जैसे देखते हो इंटरकास्ट मैरिजेस होती हैं, तो वो जो मतलब एक हिंदू एक्ट भी लाया गया, जिसमें कि जो एक्सोगामी पॉसिबल नहीं थी, उसके लिए मतलब सज़ा दी जाती थी, उस चीज़ को हटाया गया। ठीक है, उसके अलावा रैपिड डेवलपमेंट वगैरह करी, जिसकी वजह से क्या हुआ, कनेक्टिविटी बढ़ी, एंड अल्टीमेटली हर एक चीज़ का ये चीज़ें सॉर्ट आउट होना शुरू हुई। ठीक है, नेक्स्ट ब्रिटिश रूलिंग की वजह से भी काफ़ी कुछ हुआ। लाइक जो ब्रिटिश रूल था ना, ब्रिटिश के लिए तो क्या हिंदू में, क्या ब्राह्मण्स, क्या शूद्रास, उनके लिए ब्राह्मण्स और शूद्रास सब सेम थे, बिकॉज उनके लिए ब्राह्मण्स भी सेम थे, स्लेव थे उनके, शूद्रास भी उनके लिए स्लेव थे। तो ब्रिटिश रूल से भी काफ़ी इक्वालिटी आई, वेस्टर्न एजुकेशन आई, और इन सब ने काफ़ी इम्पैक्ट डाला। तो व्हाट आर द डिसइंटीग्रेशन, मतलब क्या क्या वो चीज़ें थी जिसने कास्ट सिस्टम को तोड़ा। डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है वो सारे फैक्टर्स जिसने उस चीज़ को तोड़ा है, ब्रेक डाउन किया हुआ है। तो पहला ब्रेक डाउन का था हमारे
हमारा एजुकेशन में हमने खुद रिफॉर्म्स लाया बाय कीपिंग द सीट्स रिजर्व। अब रिजर्व सीट्स करने से क्या होगा कि मान लो 10 टोटल सीटें हैं, हमने 2 रिजर्व कर ली कि 2 लोअर कास्ट वालों को मिलेगी, तो उससे क्या होगा वो सीट्स सिर्फ उन्होंने ही यूज़ करनी है, एट द एंड कोई और यूज़ नहीं कर सकता, तो उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज़ हुई। फिर गवर्नमेंट ने लॉज बनाए, आर्टिकल 15 जिसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, आर्टिकल 16 जिसमें इक्वालिटी होगी, आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी को एबॉलिश किया गया। फिर मॉडर्न एजुकेशन आई, अर्बनाइजेशन हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, सोशल रिफॉर्म्स हुए, पॉलिटिकल मूवमेंट्स हुई, ब्रिटिश रूलिंग हुई, इन सब ने किया। अब अगर हम आज के टाइम पे इंडियन कास्ट सिस्टम का ट्रेंड देखें ना, तो पहली बात तो आजकल के टाइम पे ये सब चीज़ें हट गई हैं बिकॉज ऑफ द एजुकेशन। इनफैक्ट जो कास्ट पंचायत काउंसिल्स होती थी जो देखती थी कि कास्ट में डिफरेंस रहे, वो भी बहुत वीक बन गई हुई है। इनफैक्ट लोग अब उनको मानते भी नहीं हैं। जो ब्राह्मण्स वगैरह के खाने के बेसिस पे डिफरेंसेस होते थे उन सबको भी ख़त्म कर दिया गया बिकॉज ऑफ द एजुकेशन। तो इस पूरे पैराग्राफ में वही सब लिखा हुआ है कि मॉडर्न इंडिया में ये सब चीज़ें एटलीस्ट तो अब तो नहीं होती हैं। अब ये जो कास्ट सिस्टम था उसके काफ़ी सारे इम्पैक्ट्स थे, तो देयर वर डेफिनेटली पॉजिटिव इम्पैक्ट, देयर वर डेफिनेटली नेगेटिव इम्पैक्ट। तो ये पूरा जो 3-4 पेजेस है उस पर ये लिखा हुआ है, तो मैं आपको बता देती हूँ क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट्स थे और क्या नेगेटिव इम्पैक्ट थे कास्ट सिस्टम के। सबसे पहली बात तो अगर हम कास्ट सिस्टम की बात करें ना, उसमें अगर हम उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव इम्पैक्ट, मतलब उससे क्या फ़ायदा हुआ। तो कास्ट सिस्टम में ना एक स्पिरिट थी कॉपरेशन की। मतलब आप ऐसे समझे कि आप सोचो भला कास्ट सिस्टम से कॉपरेशन कैसे, ऐसे समझो कि एक ब्राह्मण और दूसरा ब्राह्मण देवर लाइक कि यार हम तो भाई भाई हैं, हमारे लिए रूल सेम है, हमारे लिए ऑक्यूपेशन सेम है, तो देयर वाज वी फीलिंग, ठीक है। तो दैट्स हाउ कॉपरेशन की फीलिंग। कास्ट सिस्टम की वजह से ऑक्यूपेशन फिक्स हो गया, तो ये तो आपके हिसाब से नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि देखिए कास्ट सिस्टम की वजह से जो ऑक्यूपेशन फिक्स हुआ ना, उससे फ़ायदा इस तरीके से हुआ कि उनकी जो मतलब अब जैसे क्या होता है, मतलब इसको इस सेंस में समझ सकते हैं, लाइक आई वाज थिंकिंग कि हाउ इज़ इट बेनिफिट इस तरीके से है कि लाइक इस स्टेज में लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि उन्हें एग्जैक्टली करना क्या करना नहीं है। बट अगर उन्हें पहले से ही पता होगा कि उन्हें ये करना है तो वो अपनी उस कला को थोड़ा और मास्टर करेंगे। सो बचपन से लोगों को बोल दिया जाता था कि जो शुद्रास की फैमिली के हैं दे विल डू नॉट दोज हायर जॉब्स, तो वो अपनी आपकी कला उसी लाइक वो मैक्सिमम मटके बना लेंगे, तो पॉटरी का बिजनेस करेंगे। तो बचपन से वो अपने आप को ऑक्यूपेशन उनका एक फिक्स था और उसी में वो अपनी स्किल को डेवलप कर रहे थे। दैट्स हाउ उनकी जो हेरिडिटरी स्किल थी वो भी प्रिजर्व रह रही थी, ठीक है। कास्ट सिस्टम में का पॉजिटिव इम्पैक्ट ये भी था कि वहाँ एक रेशियल प्योरिटी थी। इसका क्या मतलब है कि ऐसे मतलब कि वो एक काइंड ऑफ इसको इस तरीके से बोलते हैं कि एक क्लीनिनेस थी। फॉर एग्जांपल लाइक अगर मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में समझाऊं, लाइक एक ब्राह्मण अगर है हायर कास्ट का है तो वो दूसरे कोई लोअर कास्ट के पर्सन से शादी नहीं करेगा। सो अल्टीमेटली वो प्योरिटी है उनके रिचुअल्स की भी कि एक ही जगह पे रिचुअल्स रहेंगे। लाइक आज के टाइम पे अगर एक एक दूसरे कल्चर और दूसरे कल्चर मिक्स करके शादी करे तो देयर विल बी ट्रांस कल्चर, तो देयर विल बी लॉट ऑफ, आई वुड नॉट कॉल इट इम्प्योर, इट्स वेरी बैड टर्म, बट वहाँ पे मिक्सिंग हो जाएगी विच वुड बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो ये कास्ट सिस्टम के ज़रिए नहीं था, ठीक है। उसके अलावा कास्ट सिस्टम में क्या था, सोशल और पॉलिटिकल लाइफ बहुत डिफरेंस थी बिकॉज हर एक चीज़ क्लियर था, सोशल लेवल पे ये करना है, पॉलिटिकल लेवल पे ये करना है, तो वो सब क्लियर था। और कास्ट सिस्टम से कहीं ना कहीं कल्चर डिफ्यूजन हुआ, लाइक कल्चर एक एज से दूसरी एज पे जाता था, दैट्स हाउ कल्चर डिफ्यूजन, ठीक है। और वहाँ पर जो कास्ट ऑर्गेनाइजेशंस थी वो काइंड ऑफ ट्रेड का भी करती थी। सो वो एक ही में रहता था सब कुछ, तो एक कोऑपरेटिव फीलिंग था, एक फिक्स्ड ऑक्यूपेशन था, उनके हेरिडिटरी स्किल्स प्रिजर्व रहते थे, एक प्योरिटी थी, मिक्सिंग नहीं था, कल्चर एक पॉपुलेशन से दूसरे पॉपुलेशन पे जाता था। सो दीज वर सम पॉजिटिव इम्पैक्ट्स। नेगेटिव इम्पैक्ट में क्या हुआ कि इससे क्या हो गया, अगर वही है ना फिक्स ऑक्यूपेशन है बट किसी को अगर ये नहीं करना है, कुछ और करना है, तो वो चेंज नहीं कर सकता, तो ये चेंज नहीं हो पाता, तो डिनाइड मोबिलिटी।
कास्ट सिस्टम की वजह से कास्ट सिस्टम का ने अनटचेबिलिटी को इंट्रोड्यूस कर दिया। फिर उसने नेशनल यूनिटी कहीं ना कहीं हमारी तोड़ी। हम काइंड ऑफ अनडेमोक्रेटिक हो गए बिकॉज सिर्फ अपर कास्ट का राज चलने लगा, लोअर कास्ट का चलने नहीं लगा। सो हम कहीं ना कहीं अनडेमोक्रेटिक होने लगे, ठीक है। और हमारी नेशनल डेवलपमेंट्स भी काफ़ी हैम्पर्ड हुई। फिर रिलीजियस कॉन्वर्जेशंस भी काफ़ी होती थी, लाइक शुद्रास को नहीं लो किया जाता था टेम्पल्स वगैरह में जाना, तो वो भी एक बहुत गलत हो गया। फिर लोग अगर खुद से कुछ बनना चाहते हैं उन्हें वो बनने नहीं दिया जाता था, तो उनकी एबिलिटी को सप्रेस कर दिया जाता था, ठीक है। फिर अपर कास्ट के लोग डोमिनेट करने लगे, विमेंस के लिए लोअर स्टेटस हो गया और सोशल प्रोग्रेस भी हमारी काफ़ी हद तक रुक गई। सो व्हाट वर द नेगेटिव इम्पैक्ट्स? बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स है कि अनटचेबिलिटी एंड ऑल गॉट इंट्रोड्यूस। तो इस सब में यही लिखा था जो मैंने बता दिया। अब कास्ट सिस्टम को हम नर्सिंग में पढ़ रहे हैं, व्हाट आर द इम्प्लीकेशन ऑफ कास्ट सिस्टम इन नर्सिंग। तो देखो, हमें कास्ट सिस्टम से ना लाइक ये डायरेक्टली लिंक्ड होता है कई बार किसी की हेल्थ और इलनेस से। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने बोला लोअर कास्ट के लोग जो हैं वो वैसा ही काम कर रहे थे, जैसे कि वो मान लीजिए कोई ज़्यादा गंदा काम कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली उनकी हेल्थ ज़्यादा ख़राब भी होगी। सो अगर एक नर्स को पहले से नॉलेज होती है ना, उससे वो पेशेंट को ज़्यादा अच्छे तरीके से कर पाती है। लाइक क्योंकि कास्ट सिस्टम से कहीं ना कहीं इकोनॉमिक स्टेटस काफ़ी डिटरमाइन हो रहा था ना प्रीवियस टाइम पे। अगर देखा जाए आज के टाइम पे तो ये काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है, बट स्टिल कास्ट सिस्टम से इकोनॉमिक स्टेटस भी डिटरमाइन। लाइक अगर हम पहले टाइम पे देखें तो ब्राह्मण्स वर हैविंग हायर कास्ट, तो उनका स्टेटस भी हायर, उनकी जॉब हायर, उनका पैसा ज़्यादा। सो दैट्स हाउ इट इज़ समहाउ लिंक्ड, ठीक है। नाउ कास्ट सिस्टम के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ क्लास सिस्टम। सो अगर हम क्लास सिस्टम की बात करें, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का तीसरा कैटेगरी जिसके थ्रू हम हमारी सोसाइटी को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो अनदर आफ्टर स्टडिंग कास्ट अनदर कैटेगरी इज़ योर क्लास सिस्टम। सो क्लास सिस्टम क्या होता है? व्हाट इज़ क्लास सिस्टम? पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं। क्लास सिस्टम की अगर हम बात करें इसकी डेफिनेशन वाइज, जस्ट अ मिनट, तो इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लेती हूँ पहले, या चलिए। अ क्लास सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पीपल who possesses same socio-economic status, wealth, education, occupation. Each class has a set of values, attitude, beliefs, and behavioral norms. A social class is a group of people who have same economic resources which strongly influence the type of lifestyle they are able to lead. मतलब एक पर्सन अगर अपनी लाइफ में महीने का 1000 रुपीज़ अर्न करता है और दूसरा पर्सन भी 1000 रुपीज़ अर्न करता है, सो इन दोनों की क्लास सेम है। सो क्या मतलब, हमने क्लास का पता लगाया विद द हेल्प ऑफ देयर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। जो हम हमेशा बोलते रहते हैं कि भाई ये अपर क्लास का है, ये लोअर क्लास का है, ये मिडिल क्लास का है। तो जब हम सोसाइटी को डिवाइड करें ऑन द बेसिस ऑफ देयर मनी, दैट डिवीजन इज कॉल्ड एज क्लास सिस्टम। कि हम उसको, अब क्लास वर्ड क्यों यूज़ किया? डायरेक्टली यहाँ पे इकोनॉमी वर्ड यूज़ कर देते ना। वाई वी यूज़ क्लास? बिकॉज उस इकोनॉमी के बेसिस पे उसका लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है। तो जब आप इकोनॉमी और लाइफस्टाइल को इकट्ठा ही डील करोगे ना, तो वो क्लास सिस्टम बनेगा। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन का जैसे हम बोलते हैं ना कि यार इसका स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छा है, तो वो स्टैंडर्ड से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं हमें भी पता है एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अगर आपको चाहिए, यू नीड टू हैव गुड मनी। सो वो इनडायरेक्टली बाय डिफ़ॉल्ट ये एज्यूम कर लिया जाता है कि जिसका पास अच्छी मनी, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा, तो उसका क्लास भी काफ़ी अच्छा हो जाता है। सो दैट्स हाउ दे आर लिंक्ड। सो क्लास सिस्टम की अगर हम बात करें तो इट इज़ अ सिस्टम जहाँ पर लोगों को इकोनॉमिक स्टेटस के बेसिस पे, उनकी आप बोल सकते हो उनके लाइफस्टाइल के बेसिस पे स्ट्रैटिफाई किया जाता है। अब क्लास सिस्टम जो है ना, मुझे बताएं क्या ये एस्क्रिप्टिव है या ये अचीव्ड है? दिस इज़ समथिंग विच इज़ अचीव्ड। जो क्लास मतलब पैसा तो एक इंसान खुद के पैसे से अचीव करता है ना। फैमिली वेल्थ है तो वो बात अलग है, बट ये जैसे कास्ट था ना, यू कैन नॉट चेंज इट। वो जैसा आपको बाय बर्थ मिली है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट टिल योर एंड सेम रहनी है। लेकिन अगर कोई लो क्लास में पैदा हुआ है, वो अपनी
कंडीशन को सुधार सकता है। अगर उसकी क्लास में हमने उसको स्ट्रैटिफाई लोअर पोजीशन पे किया है तो वो अपने एफर्ट्स के द्वारा अपर पोजीशन पे ला सकता है, ठीक है। सो क्लास सिस्टम के अगर हम करेक्टरिस्टिक देखें, दे आर कि ये पहले तो एक ओपन ग्रुप होता है। ओपन ग्रुप का क्या मतलब है, अगर हम कास्ट सिस्टम की बात करें तो कास्ट सिस्टम में क्या होता है, रिस्ट्रिक्शंस है कि एक पर्सन इस कास्ट का है तो वो उसी कास्ट का रह सकता है, दैट कैन नॉट चेंज इट कास्ट। लेकिन अगर हम क्लास सिस्टम की बात करें, एक पर्सन की क्लास है अपर क्लास, तो वो अपर क्लास से लोअर पे भी आ सकता है अगर उसने काम किया ही नहीं, वरना वो लोअर से अपर भी जा सकता है। तो मतलब यहाँ पे चेंज हो सकता है, तो इट्स एन ओपन ग्रुप। ओपन इज लाइक विच कैन बी चेंजेबल, सो इट इज़ चेंजेबल, तो इट इज़ एन ओपन ग्रुप, ठीक है। उसके अलावा ये यूनिवर्सल है, हर एक कंट्री की में आप किसी भी इंसान के देखो कुछ ना कुछ क्लास है, मतलब कुछ ना कुछ इकोनॉमिक स्टेटस है। आप चाहे इंडिया की बात करो, इंडिया में तो वो होता है ना, पॉवर्टी लाइन के बेसिस पे क्लास सिस्टम डिटरमाइन किया जाता है। ऐसे ही अमेरिका वगैरह में भी होता है। देयर इज़ अ वेरी डिफरेंट सिस्टम फॉर एवरी, सो इट्स अ यूनिवर्सल, क्योंकि हर कोई पैसा कमाता है ना यार। और क्लास सिस्टम के बेसिस पे हर किसी का स्टेटस ग्रुप डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल, कुछ लोगों के पास अच्छा पैसा है तो उनका क्लास काफ़ी हाई है, दे आर अपर हाई क्लास ना, तो अब उनका सोसाइटी में स्टेटस बहुत डिफरेंस हो जाएगा, लाइक इन वेरियस एस्पेक्ट्स उनका लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा। बट ये वो चीज़ है जो उन्होंने खुद के एफर्ट से कमाई होगी। और क्लास सिस्टम के बेसिस पे लोग सुपीरियर और इन्फीरियर फील करते हैं, लाइक किसी के पास बहुत पैसा है तो वो एक टाइम पे अपने आप को सुपीरियर मानेगा देन अदर वन, ठीक है। तो वो एक हायरार्कियल बाय डिफ़ॉल्ट बन जाती है। तो क्लास सिस्टम एक ओपन ग्रुप है, यूनिवर्सल है, और ये हर एक का स्टेटस ग्रुप चेंज हो जाता है बिकॉज ऑफ द डिफरेंट क्लास, और डिफरेंट लाइफस्टाइल दे देता है, ये एफर्ट्स के द्वारा अचीव किया जाता है। और इसमें भी सुपीरियॉरिटी और इन्फीरियॉरिटी की फीलिंग आ जाती है। सुपीरियॉरिटी इसकी सबसे ऊपर है, इन्फीरियॉरिटी सबसे नीचे आते हैं, ठीक है। उसके अलावा और कभी कभी इक्वालिटी की भी फीलिंग आ जाती है, सुपीरियॉरिटी, इन्फीरियॉरिटी एंड इक्वालिटी, ठीक है ना। इक्वालिटी इज़ लाइक कि उसके पास भी इतने पैसे हैं, उसके पास भी इतने पैसे हैं, ना वो ज़्यादा अच्छा है ना मैं ज़्यादा अच्छा हूँ, दैट इज़ सेम, ठीक है। नाउ अब क्लास को भी हम, जैसे हमने कास्ट को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया ना, ऐसे क्लास को भी हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया होता है। पहली हमारे पास क्लास होती है अपर क्लास, फिर हमारे पास मिडिल क्लास होती है, देन हमारे पास होती है लोअर क्लास। सबसे पहले हम बात करते हैं लोअर क्लास के बारे में। लोअर क्लास वो क्लास होती है जो कि जिसमें गरीबी है, पॉवर्टी है। कैसे डिफाइन होगा कि ये जो पर्सन है ये लोअर क्लास का है, तो देखिए जो लोअर क्लास पॉपुलेशन होती है, दे आर, उनके पास अनएम्प्लॉयमेंट होगी, मतलब उनके पास कोई काम ही नहीं होगा, काम ही नहीं है जिसकी वजह से उनके पास पैसा ही नहीं है, और पैसा ही नहीं है इसलिए हमने उन्हें लोअर क्लास में डाला है। मतलब वो एक मिनिमम लाइन होती है ना पॉवर्टी की, उसके भी बहुत नीचे हैं, ठीक है। सो उनमें उनमें मतलब दे आर डेफिनेटली नॉट रिच, तो दे आर गरीब, उनके पास घर नहीं होगा, दे आर अनएम्प्लॉयड, ठीक है। अब इसके 3 रीजन्स हो सकते हैं। पहली बात तो जो लोअर क्लास के लोग हैं उनके पास कोई स्किल ही नहीं है, दे आर अनस्किल्ड पीपल, या अगर उनके पास स्किल्ड है तो दे डोंट हैव जॉब्स, ठीक है। सो बेसिकली वी कॉल समवन लोअर क्लास कि जब उनके पास जो चीज़ है उससे भी वो कम पे हो, मतलब उनका मतलब लोअर क्लास लोगों की अगर हम बात करें तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम, ठीक है, बिकॉज दे डोंट हैव दैट मनी, दे डोंट हैव दैट थिंग्स टू फुलफिल दैट थिंग। नाउ मिडिल क्लास की बात करें तो मैक्सिमम लोग इस लाइन में आते हैं, मतलब लोअर क्लास से तो अच्छा है, बट अगर हम उन्हें अपर क्लास से मेजर करें उनके बेसिस पे इनके पास मतलब ना इधर ना ज़्यादा है ना कम है, ये उस कैटेगरी के हैं, ठीक है। अब मिडिल क्लास में भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एक होता है लोअर मिडिल क्लास, एक होता है अपर मिडिल क्लास, ठीक है। मिडिल क्लास में भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास। अपर मिडिल क्लास जो लोग होते हैं उनके यूजुअली वो थोड़े इनकम वाइज ठीक होते हैं, लाइक डॉक्टर, लॉयर्स, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स। और वो जो लोअर मिडिल क्लास के लोग होते हैं उनकी इनकम्स इतनी ज़्यादा नहीं होती हैं, बट एटलीस्ट वो पूरे तरीके से गरीब नहीं होते, लाइक आप बोल सकते हो जो छोटे छोटे बिजनेस ओनर हो गए, ठीक है, उनमें लोग इतने एजुकेटेड भी नहीं होते हैं। सो कंप्लीट हो गया। नाउ वी विल टॉक अबाउट अपर क्लास।
अब अपर क्लास की अगर हम बात करें तो इनका बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अपर क्लास भी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला होता है लोअर अपर क्लास एंड देन होता है हायर अपर क्लास। जो हायर अपर क्लास होता है उनकी सोसाइटियल फैमिलीज़ भी काफ़ी अच्छी होती हैं, और जो लोअर अपर क्लास है ना, मतलब लाइक इट्स लाइक जो फैमिली वेल्थ है, तो दे कम्स इन हायर अपर क्लास, कि वो पहले से ही अमीर है। तो अपर क्लास में भी और पहले से ही है, हायर अपर क्लास है। और लोअर अपर क्लास में हो गया जिन्होंने खुद के बेसिस पे बिजनेस वगैरह करके खुद बनाया है, उनका कोई फैमिली में नहीं था, यू कैन कॉल इट लाइक दैट वे, ठीक है। सो दिस वॉज इट। नाउ नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब क्लास हमने पढ़ा क्लास के करेक्टरिस्टिक्स की, वो एक ओपन ग्रुप है, यूनिवर्सल है, उसमें हर एक का अपना स्टेटस ग्रुप होता है, डिफरेंट लाइफ स्टाइल होती है, अपने एफर्ट्स अचीव करता है, सुपीरियॉरिटी और इन्फीरियॉरिटी की फीलिंग भी होती है। अब क्लास और कास्ट में डिफरेंस होता है जिसको हमने समझना है। एक डिफरेंस जो मैं कब से बता चुकी हूँ कि पहली बात, जो कास्ट है वो एस्क्राइब्ड है, मतलब जो जैसी है वैसी ही रहेगी, यू कैन नॉट चेंज इट। पर क्लास इज समथिंग विच यू हैव अचीव्ड ऑन योर ओन, मतलब दैट इज़ द मनी। क्लास आपने अचीव करी होती है एक एजुकेशन के बेसिस पे, एक वेल्थ के बेसिस पे, एक ऑक्यूपेशन के बेसिस पे। कास्ट एक क्लोज ग्रुप है बिकॉज ये चेंज नहीं हो सकता, लेकिन क्लास कैन बी चेंज, सो इट्स एन ओपन ग्रुप। कास्ट हर किसी की यूनिक है, किसी की कोई कास्ट है, किसी की कोई कास्ट है, लेकिन क्लास हर किसी का यूनिवर्सल है, मतलब हर किसी, मतलब एक जगह यूनिक यूज़ हो रहा है, एक जगह यूनिवर्सल यूज़ हो रहा है। कास्ट में एक एंडोगेमस का कॉन्सेप्ट था कि सिर्फ हमारा रहेगा, सेम कास्ट के अंदर ही आपको शादी करनी है, लेकिन क्लास में ऐसा नहीं है। मतलब क्लास के बेसिस पे आप पहले तो जो एक्सोगामस कॉन्सेप्ट को ला सकते हो, लाइक क्लास डज नॉट प्रिस्क्राइब एनी रिस्ट्रिक्शंस ऑन मैरिजेस एंड एन इंडिविजुअल इज़ फ्री टू मैरी एनीवन बियॉन्ड द कास्ट। बेसिकली अगर किसी के पास अच्छी मनी एंड ऑल है, अच्छी वेल्थ वगैरह है, तो वो एज आई सेट की क्लास इज़ एन ओपन ग्रुप, तो वो इंटरकास्ट भी शादी कर सकता है। दैट्स हाउ, मतलब दे आर सेइंग कि पैसा है तो कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, क्लास की अगर हम बात करें तो हमने बोला कि क्लास जो है, सॉरी कास्ट और क्लास में बोलने में थोड़ा वो हो रहा है। कास्ट की अगर हम बात करें तो कास्ट का ओरिजिन क्या माना जाता है, रिलीजियस बेसिस के साथ एसोसिएट कर दिया जाता है। सो वो एक डिवाइन ओरिजिन माना जाता है कि भगवान ने आकर ओरिजिन किया, जैसे कि मैंने ब्रह्मा वाली स्टोरी बताई थी आपको। लेकिन क्लास की बात करें तो वो सेक्युलर इन ओरिजिन है, मतलब वो किसी रिलीजियस के साथ एसोसिएटेड नहीं है, ना ही कोई कल्चर के साथ एसोसिएटेड है, दैट इज सिंपली एसोसिएटेड विद योर इकोनॉमिक। कास्ट में आप मोबिलिटी नहीं कर सकते, सोशल मोबिलिटी भी आगे टॉपिक आएगा। सोशल मोबिलिटी सिंपली कि आप एक चेंज नहीं कर सकते, सिंपल अभी के लिए यही समझो। लेकिन क्लास में यू कैन चेंज, मतलब अगर एक की फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं है, वो शून्य से अच्छे पॉइंट पर जा सकता है। कास्ट में एक कॉन्सेप्ट आता है इम्प्योरिटी और प्योरिटी का, लेकिन यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है इन्फीरियॉरिटी और सुपीरियॉरिटी का, ठीक है। क्लास की अगर हम बात करें तो वहाँ पे ऑक्यूपेशन, मतलब जो बच्चा जिस कास्ट में पैदा हुआ उसको उस कास्ट के हिसाब से ऑक्यूपेशन करना पड़ता है। पर क्लास में ऐसा नहीं है, आप आराम से अपना ऑक्यूपेशन चेंज करो, आपको पैसों से मतलब है, ठीक है। कास्ट में सिस्टम को फॉलो करते करते अपर कास्ट और लोअर कास्ट के बीच में एक सोशल गैप आ गया कि अपर कास्ट वाले लोअर कास्ट को टच नहीं करेंगे, वो अनटचेबिलिटी की वजह से। लेकिन क्लास में ऐसा नहीं है, ठीक है, देयर इज़ नॉट मच सोशल डिस्टेंस, ठीक है। फिर कास्ट सिस्टम की वजह से बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, बट क्लास सिस्टम में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। अगर आपके पास पैसा है तो चाहे आप अपर कास्ट के हो चाहे आप लोअर कास्ट के हो, आप होटल में जाओ, वो दे विल नॉट आस्क योर कास्ट, दे विल आस्क योर क्लास। अगर आपकी क्लास अच्छी है तो आप आराम से आपकी वेल्थ अच्छी है, आपकी जेब में पैसा है, तो आप आराम से उस होटल में बैठ सकते हो, आपसे कोई कास्ट नहीं पूछेगा। लेकिन पहले ज़माने में ये होता था। तो कास्ट कितनी कंजर्वेटिव है, यू कैन नॉट चेंज इट, यू कैन नॉट, वो अनटचेबिलिटी का कॉन्सेप्ट लाती है। लेकिन क्लास प्रोग्रेसिव सोच लाती है, वही बोलते हैं ना, विद टाइम पैसा आता है, लोगों की सोच चेंज होती है। जैसे मैंने बोला ना, पैसा है तो सब कुछ है, अकॉर्डिंग टू दिस टेबल ऑल्सो। सो जैसे एक्सोगेमस और एंडोगेमस था, लाइक मनी नहीं है तो वहाँ पे उसको वही एंडोगेमस तरीके से फॉलो करना पड़ेगा। पैसा है तो कुछ टेंशन ही नहीं है, उसने एक्सोगेमस मैरिज कर ली, मतलब विदाउट डिफरेंस रिलीजन में भी शादी कर ली ना। क्लास सिस्टम का नर्सिंग्स पे क्या इम्फो पड़ सकता है, तो जो डिफरेंट सोशल बैकग्राउंड्स के हैं, हर एक का तरीका अलग होता है। हायर क्लास पीपल जो है वो अपनी हेल्थ पे और अच्छी मनी स्पेंड करते हैं। तो जब हम एक सोशल सर्कल को समझने की कोशिश करते हैं तो हम कई सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स को समझते हैं। लाइक हायर क्लास लोग अपनी प्रॉपर स्क्रीनिंग करवाते हैं, हेल्थ टेस्ट करवाते हैं। तो दैट्स हाउ पैसा कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ को भी इफ़ेक्ट करता है। सो इसके साथ हमने क्लास को भी कर लिया कवर।
नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन करने का फैक्टर है दैट इज़ द स्टेटस. अब व्हाट इज़ द स्टेटस समझने की कोशिश करते हैं. स्टेटस इज द पोजीशन ऑक्यूपाइड बाय एन इंडिविजुअल इन द सोसाइटी. इट इज़ द पोजीशन दैट इंडिविजुअल होल्ड्स इन अ गिवन सिस्टम. तो स्टेटस का सिंपल शब्दों में मतलब समझाऊं तो स्टेटस मीन्स द लोकेशन ऑफ एन इंडिविजुअल विद इन द ग्रुप. उसकी प्लेस एक सोसाइटी में. तो स्टेटस रेफर्स टू द पोजीशन ऑक्यूपाइड बाय एन इंडिविजुअल इन द सोसाइटी. एक सोसाइटी में एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की क्या पोजीशन है उस चीज़ को हम बोलते हैं स्टेटस. ठीक है. अब अगर हम स्टेटस के करेक्टरिस्टिक की बात करें तो एवरी इंडिविजुअल हैज़ टू परफॉर्म अ सर्टन रोल्स अकॉर्डिंग टू द स्टेटस और पोजीशन इन द सोसाइटी. फॉर एग्जांपल अगर एक सोसाइटी में टीचर है तो टीचर इज सपोज टू उसका स्टेटस इस तरीके से होता है टू टीच एवरीवन, टू हेल्प द स्टूडेंट्स, टू गाइड द स्टूडेंट्स. तो उसको अपने स्टेटस के हिसाब से काम करने पड़ते हैं. ठीक है. उसके अलावा स्टेटस इज डिटरमाइंड मतलब स्टेटस तभी एक स्टेटस रह पाता है अगर वो सोसाइटी के मेंबर्स के अकॉर्डिंगली फिट बैठता है. ठीक है. अब स्टेटस भी अचीव भी हो सकता है और एस्क्राइब्ड भी हो सकता है. अब एस्क्राइब्ड का मतलब क्या मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है. एस्क्राइब्ड वो स्टेटस होता है जो बाय बर्थ आपको मिला होता है और अचीव्ड वो होता है जो आप खुद की मेहनत से एफर्ट से बनाते हो. एग्जाम्पल लेते हैं. अब इसके लिए हमें थोड़ा ओल्ड इंडिया में जाना पड़ेगा. अगर हम ओल्ड इंडिया की बात करें तो ओल्ड इंडिया में क्या होता था. ओल्ड इंडिया में कास्ट सिस्टम था. तो कास्ट सिस्टम की वजह से अगर एक ब्राह्मण था तो ब्राह्मण का स्टेटस क्या था, फिक्स कर दिया गया था कि भाई ये तो टॉप नॉच के लोग होते हैं, इनसे कुछ बहस नहीं करनी. सो हिंदू सोसाइटी में ब्राह्मण्स को एक हायर स्टेटस दिया जाता था कंपेयर टू अदर क्लासेस. सो वो हमारे पास आता था एस्क्राइब्ड स्टेटस के अंदर. लेकिन अचीव्ड तो कास्ट जैसे है ना, तो कास्ट इज़ योर एस्क्राइब्ड स्टेटस. ठीक है. इधर से आते हैं. आई होप ये पूरा विजिबल हो जाए. हाँ. सो कास्ट आपका एस्क्राइब स्टेटस था लेकिन अचीव स्टेटस है क्लास, दैट्स योर मनी. ठीक है. जिसमें कोई ट्रेडिशन नहीं करना है, कोई कुछ नहीं करना है. सो दैट इज़ अचीव स्टेटस. तो एक था एस्क्राइब स्टेटस, एक है अचीव स्टेटस. आई थिंक अभी आपको दिखेगा नहीं तो मैं इसके कलर चेंज कर देती हूँ. या आई थिंक अब आपको दिख जाएगा. सो ये देखिए एस्क्राइब स्टेटस में हमने क्या लिया. एस्क्राइब वो था जो बाय बर्थ मिला था. फॉर एग्जांपल एक लड़की है, वो एक डॉटर है तो ये उसका एस्क्राइब स्टेटस है. अब डॉटर है, शी कैन नॉट चेंज इट, दिस इज़ द क्लोज सिस्टम. वो एक इंडियन है, उसकी नेशनैलिटी चेंज नहीं हो सकती, उसकी एज चेंज नहीं हो सकती. तो एज, नेशनैलिटी, उसका सेक्स, ये सब चेंज नहीं हो सकता. ठीक है. विच इज़ फीमेल. उसके अलावा उसका रिलीजन वो चेंज नहीं हो सकता. ठीक है. लेकिन अचीव स्टेटस क्या है कि वो एक नर्स है, वो एक फ्रेंड है, वो एक वार्ड इंचार्ज है, वो एक एम्प्लॉय है, वो एक म्यूज़िक क्लब मेंबर है. तो ये अचीव्ड है जो उसने खुद अचीव करा है. ठीक है. सो इसी के साथ हमारा जस्ट अ मिनट या इसी के साथ हमारा सोशल स्टेटस का टॉपिक भी हो गया ख़त्म, जिसमें हमने क्या बोला कि जो स्टेटस है, स्टेटस इज़ कि एक इंडिविजुअल की क्या पोजीशन है उसकी सोसाइटी में, दैट इज स्टेटस. ये दो तरह का होता है, एस्क्राइब्ड और अचीव्ड होता है. ठीक है.